टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अवर करंट अफेयर लेक्चर, मैं एक चीज आपको बता दूंगा कि यहाँ पे जो लेक्चर है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगा, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन सी कि ये वाली जो पीडीएफ आपके सामने यहाँ पे जो आएगी वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। इट इज गुजराती एज वेल एज इंग्लिश, राइट। तो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की रिगार्डिंग वहां पे डेटा मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत अलग अलग टॉपिक्स की विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ द डे, जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज नोन एज BEE। सेंटर designates the legacy thrust territories, जो रिसेंटली अभी होम मिनिस्ट्री ने वहां पे एक डिक्लेरेशन लगाई है। स्पेस री एंट्री के ऊपर कुछ बातें हैं, जहां पे गगनयान मिशन की रिगार्डिंग कुछ बातें चलेगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो अभी रिसेंटली यूएस ने वहां पे एक नाम दिया हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ बातें चलेगी। एंड द लास्ट वन इज इजराइल्स मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आज हमें वहां पे समझना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, इट इज अबाउट 25 इयर्स कंप्लीशन ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में जो है वहां पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उन्होंने 25th फाउंडेशन डे को वहां पे भी सेलिब्रेट किया है, विच इज अ काइंड ऑफ अ माइलस्टोन इन अवर एनर्जी एफिशिएंसी जर्नी। तो देखा जाए तो एक्चुअल में ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, दैट इज नोन एज BEE, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब उसके बैकअप में कोई ना कोई कानून होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसका मेन काम क्या है, तो पूरे इंडिया के अंदर अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी उसे एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से यूज करने के लिए वहां पे प्रमोट करना है। सो इट इज देयर फॉर प्रमोटिंग द एनर्जी एफिशिएंसी एज वेल एज फॉर द रिडक्शन इन द एनर्जी इंटेंसिटी अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जितनी भी कंजर्वेशन पॉलिसीज है, हमारे जो प्रोग्राम्स है, उसे डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पे इस तरीके से डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना जहां पे एनर्जी को कंजर्व किया जा सके, तो उसके अंदर उसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2002 में उसकी हुई थी एस्टेब्लिशमेंट अंडर दी एक्ट विच इज नोन एज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और इस कानून के तहत उसकी वहां पे हुई एस्टेब्लिशमेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। And over 2 decades, it expanded from appliance labeling initiatives to large-scale industrial building and transport efficiency programs. शुरुआत में बस उनका एक ही काम था कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होता है या टूल्स वगैरह होता है, उन्हें वहां पे वो लेबल वगैरह देना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन धीरे धीरे उसने अपना काम जो है उसको वहां से थोड़ा सा एक्सपांड किया, और एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो वो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी है, उसको वहां पे वो लोग लेबलिंग वगैरह करना और एफिशिएंसी को वहां पे चेक करने का काम करते हैं। उसके मेन अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें तो उसके मेन माइलस्टोन्स में वहां पे क्या क्या है, तो की माइलस्टोन्स इंक्लूड द स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, जिसकी अभी रिसेंटली मैंने बात करी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, दैट इज नोन एज PAT स्कीम, and the transition towards the market based carbon mechanisms such as carbon credit trading schemes। तो ये सारे के सारे जो है वो उसके मेन की माइलस्टोन्स उसके बोल सकते हैं। उन सब का एक ही एम है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। It also promotes the self-regulation and the market-based mechanisms for energy conservation, etc., etc. उसके मेन फंक्शन क्या है, एक तो पॉलिसीज वगैरह वहां पे बनाना, उसके लिए रिकमेंडेशंस वगैरह देना, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना, साथ साथ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जहां पे PAT हो गया, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रीज, इन सबको वहां पे डिजाइन करने के जो प्रोग्राम्स है उसको वहां पे इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग एंड वेरीफाइंग, एंड द लास्ट इज अबाउट एनर्जी ऑडिट्स। It mandates the audit for designated energy intensive industries, रिसर्च करना, कंज्यूमर्स को अवेयर करना। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। इट इज ओनली फॉर मेंस, लेकिन जो टॉपिक है वो थोड़ा प्रीलिम्स वाला थोड़ा सा ज्यादा है।
सो दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस BEE। तो ओवरऑल ध्यान रखना BEE जो है, जिसने अभी रिसेंटली 25 ईयर्स 25th उसकी एनिवर्सरी जो है उसकी वहां पे शुरू हुई है, उसका 25th ईयर शुरू हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेंटर डेजिग्नेट्स लेगेसी थ्रस्ट टेरिटरीज। सेंटर ने कुछ लेगेसी थ्रस्ट टेरिटरीज को वहां पे नियुक्त किया हुआ है। अब एग्जैक्टली ये है क्या? देखिए, एक नया कंसेप्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वहां पे इंट्रोड्यूस किया है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट रिसर्जेंस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आफ्टर मेजर ऑपरेशनल गेन्स अगेंस्ट नक्सलिज्म। जितने भी ऐसी टेरिटरीज है जो बेसिकली नक्सल का शिकार थी, लेकिन जहां पे ऑपरेशंस के तहत अब नक्सल्स को दूर किया गया है, तो वहां पे वापस नक्सलवाद की शुरुआत ना हो, इसके लिए उन जगहों को लेगेसी थ्रस्ट टेरिटरीज के रूप में डिक्लेयर किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो लेगेसी थ्रस्ट टेरिटरीज आर दोज टेरिटरीज which are previously Naxal affected districts which are identified by the central government. The focused developmental intervention even after the major decline in insurgent activities. ये जो पूरा फ्रेमवर्क है वो इस बात को इंश्योर करता है दैट द गेन्स अचीव्ड अगेंस्ट दिस LWE आर नॉट रिवर्स्ड। मतलब कि हमने जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के सामने जो चीजें हासिल की है, उनको जिस तरीके से खत्म किया है, वो वहां पे समाप्त नहीं हो सकती। वो गेन्स वहां पे रहने ही चाहिए और एक्सट्रीमिज्म वहां पे खत्म होना ही चाहिए, राइट? सो अर्लियर नियर 200 districts were affected by left wing extremism, that is a kind of Naxals, but by 2025 this number declined to 38 districts. और अगर एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो वी हैव ओनली 7 districts remain on the left wing extremism list। आज सिर्फ 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो इसके अंडर में है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने वहां पे ये एक्सट्रीमिज्म को एंड कर दिया है, और उन्हीं टेरिटरीज को लेगेसी थ्रस्ट टेरिटरी के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। सो 5 छत्तीसगढ़ में है आज, एक झारखंड में है और एक उड़ीसा में है। अगर इन 7 को मैं हटा दूं तो बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उन सबको लेगेसी थ्रस्ट टेरिटरी वहां पे डिक्लेरेशन उनका हो चुका है। So all of these districts as well as the other formally affected districts are now under the jurisdiction of legacy thrust framework। मेन टारगेट क्या है कि जो नक्सलिज्म एक बार जो आपने खत्म किया है, जिसके ऊपर आपने सक्सेस पा ली है, उसका रिसर्जेंस वहां पे प्रिवेंट करना है, और इसीलिए उनका एक स्मूथ ट्रांजिशन को वहां पे इंश्योर करना है फ्रॉम सिक्योरिटी लेड ऑपरेशंस टू गवर्नमेंट लेड डेवलपमेंट। पहले वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी के ऑपरेशंस हो रहे थे और आज वहां पे गवर्नमेंट के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पे उनका ट्रांजिशन थोड़ा सा स्मूथ रखना है। वहां पे शांति वगैरह जो है उसको मेंटेन करना है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मेन फीचर्स क्या रहेंगे? तो इस जोन के अंदर देयर विल बी अ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस विल बी देयर टू अवॉइड द सिक्योरिटी वैक्यूम्स। Plus, we will also focus on the roads, telecom connectivity, as well as governance delivery and public services to gain their confidence. Gradual withdrawal and redeployment instead of abrupt exits. तो डायरेक्ट वहां से एग्जिट नहीं ली जाएगी, धीरे धीरे करके डिप्लॉयमेंट को खत्म किया जाएगा ताकि उसे नॉर्मल एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे उसे डेवलप किया जा सके, और सेंटर स्टेट दोनों मिलके यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट वगैरह करेंगे। The next topic is about space re-entry। तो उसके ऊपर कुछ करनी है बात है, लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। PD गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांच के ऊपर नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। एक बैच ऑलरेडी इसी मंथ शुरू हो चुकी है, और नई बैच जो है वो शुरू होने वाली है फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट इज अबाउट अप्रैल 2026, जहां पे पूरा फोकस जो है वो आने वाले साल की यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जाम्स के ऊपर रहेगा। और यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम पे फोकस किया जाएगा। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू बैचेस। अब वहां पे देख सकते हैं कि पूरा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोर्स आपको मिलेगा, मटेरियल्स यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे,
और बाकी जो इंस्टीट्यूट में नहीं होता है वैसा 1-to-1 मेंटरशिप आपके लिए वहां पे प्रोवाइड होगा। अगर आपको कोई भी चीज में कहीं पे कुछ भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली अपने मेंटर से वहां पे बात कर सकते हैं। सो दैट प्रोग्राम इज ऑल्सो इन्वॉल्व, इट ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर द होल कोर्स। और एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस एंड अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आज ही एनरोलमेंट वहां पे करवाए, एटलीस्ट डेमोस को वहां पे अटेंड करें, and then after you can make your decisions regarding joining PD Gurukul for your civil service preparation. चलिए शुरुआत करते हैं the next topic that is about space re-entry. तो स्पेस री-एंट्री के ऊपर कुछ करनी है बात है। तो यहां पे वही बोला गया है कि जैसे जैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही जो स्पेस री-एंट्री का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा से ज्यादा अटेंशन में आ रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा ये जो गगनयान वाला जो प्रोग्राम है विच इज फोकस्ड ऑन सेफली रिटर्निंग द एस्ट्रोनॉट्स टू अर्थ, वहां पे हमें इसके बारे में सोचना है। दिस नॉर्मली स्पेस री-एंट्री का मतलब क्या है कि एक बार अगर आप अर्थ को छोड़ के अगर आप स्पेस में जा रहे हो किसी मिशन के लिए तो उसके बाद आपको वापस भी आना है पृथ्वी के ऊपर। ये जो वापस आने की जो इवेंट है दैट इज नोन एज स्पेस री-एंट्री। सो स्पेस री-एंट्री रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय व्हिच अ स्पेसक्राफ्ट और क्रू कैप्सूल रिटर्न्स फ्रॉम द ऑर्बिट एंड सेफली पासिस थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर टू लैंड ऑन द सरफेस। सरफेस पे लैंड करने के लिए जो आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को सेफली पास करते हो और उसके लिए आपको पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो एंटर होना पड़ता है इट इज नोन एज स्पेस री-एंट्री, राइट। और ये जो री-एंट्री का कॉरिडोर वाला कंसेप्ट वो एग्जैक्टली होता क्या है, तो स्पेस री-एंट्री कॉरिडोर इज अ नैरो एंड प्रिसाइजली डिफाइंड एटमॉस्फेरिक विंडो थ्रू विच अ स्पेसक्राफ्ट मस्ट एंटर अवर एटमॉस्फेयर टू एंश्योर द सेफ रिटर्न्स। जब भी आप सेफ्टी की बात करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग टुवर्ड्स द अर्थ तो वहां पे बहुत ही स्पेसिफिक जोन्स है, आपको उसी में से एंटर होना पड़ता है। अगर आप किसी और जगह से अगर गलती से अगर आप एंटर हो गए तो वहां पे क्या हो सकता है, तो देयर आर द चांसेस ऑफ ओवरशूट और अंडरशूट। ओवरशूट का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो कि अगर आपने प्रॉपर एंगल से एंट्री नहीं ली तो एक कंसिक्वेंसेस ऐसा हो सकता है कि आप वापस स्पेस के अंदर ही चले जाओगे, आप अर्थ में वहां पे एंटर ही नहीं हो पाएंगे। अगर आपका एंगल परफेक्ट नहीं है तो आप पृथ्वी पे एंगल नहीं होंगे, वहां पे टकरा के आप वापस स्पेस में ही जाने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड एज ओवरशूट। और अगर अंडरशूट हो गया, अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से अगर आपने एंटर होने की कोशिश करी तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा हीट का चांसेस वहां पे आपको रहेगा कि आपको बहुत हीट फेस करनी पड़ेगी और साथ साथ इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय योर व्हीकल एंड एंडेंजर द क्रू। सो ना आपको बहुत ही ज्यादा कम एंगल पे आना है ना बहुत ही ज्यादा हायर एंगल पे आना है, आपको एक परफेक्ट एंगल से एंटर होना पड़ता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, राइट। सो मेंटेनिंग द करेक्ट एंट्री एंगल इज क्रिटिकल फॉर योर सर्वाइवल। और इसीलिए वाला जो कंसेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ इट वर्क्स, द स्पेसक्राफ्ट टर्न्स द ऑपोजिट टू इट्स डायरेक्शन, वो अपने डायरेक्शन से ऑपोजिट हो जाता है of travel and fires the engine to reduce the orbital velocity. In short वो opposite direction में जाता है। अगर मान के चलो वो नॉर्मली अंदर की ओर आ रहा था तो लास्ट टाइम पे वो यहां से थोड़ा सा रिवर्स मुड़ जाएगा क्योंकि उसे पता है कि ग्रेविटी जो है वो उसको पुल करने वाली है। सो वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा ताकि जब ग्रेविटी उसको पुल करे तो देयर विल बी अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिससे उसकी स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल में रह सके, राइट। सो इट अलाउज द ग्रेविटी टू पुल इट इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक ड्रैग मतलब कि पूरा एटमॉस्फेयर उसको खींच रहा है, कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एंड स्लोइंग द कैप्सूल रैपिडली। वो कैप्सूल को वहां पे थोड़ा सा स्लो कर देगा। हीट शील्ड्स प्रोटेक्ट द कैप्सूल यूजिंग एब्लेशन ऑफ और इंसल्टेशन टू विथस्टैंड द टेम्परेचर्स जनरेटेड ड्यूरिंग द री-एंट्री। कंट्रोल्ड गाइडेंस वहां पे रहेगा, दैट सेमी बैलिस्टिक डिजाइन एंड एटीट्यूड कंट्रोल हेल्प to maintain the vehicle within the re-entry corridor। और साथ में वहां पे communication blackout that ionized plasma forms around the capsule temporary blocking radio communication। और लास्ट में वहां पे आएगा पैराशूट डिप्लॉयमेंट एंड लैंडिंग एट द लोअर एल्टीट्यूड्स। अगर उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा जैसे जैसे नीचे की ओर वो आएगा उसकी हाइट जब कम रहेगी, मल्टी स्टेज पैराशूट्स विल बी देयर
विच विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, और उनके एक प्रॉपरली एक सेफली उनकी लैंडिंग वहां पे पॉसिबल हो जाएगी. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्पेस लैंडिंग. इसके बाद का जो अभी टॉपिक है दैट इज अबाउट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी. ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो उसी तरीके से वहां पे अपने करेंगे. नो डाउट आपके सामने यहाँ पे पूरा डेटा रहेगा, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज वी कैन से. और रिसेंटली देखा जाए तो यूएस ने जो मिलिट्री अटैक वहां पे किया, जो रिसेंट स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर, उसे उन लोगों ने नाम दे दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी. राइट. तो अगर इसके बारे में एग्जैक्टली जाने तो इट इज अ कोड नेम विच इज अडॉप्टेड बाय द पेंटागन फॉर यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस टारगेटिंग इरानियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कैरिड आउट इन कोऑर्डिनेशन विद इजरायली स्ट्राइक. इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट करके यूएसए ने जो ईरान के ऊपर जो अटैक किया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी. सो ये जो एपिक फ्यूरी जो है वो एक लार्ज स्केल मिलिट्री कैंपेन को वहां पे शोकेस करता है, जिसका मेन टारगेट क्या है, टू वीकन द परसीव्ड थ्रेट्स पोज्ड बाय ईरान्स मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज. कौन से नेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो बट ऑब्वियसली एक तो यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज यूएसए, दूसरा उसके साथ वहां पे है इजराइल, क्योंकि मेन मुद्दा इजराइल का ही है, और जिसके ऊपर ये हमला हुआ है दैट इज ईरान. तो तीन यहाँ पे मेजर स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं. मेन उसका टारगेट क्या है, दैट इज टू न्यूट्रलाइज द परसीव्ड मिलिट्री एंड मिसाइल थ्रेट्स बाय ईरान. ईरान के जो थ्रेट्स यहाँ पे यूएस को मिल रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करना. ईरान की जो न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज है उसको वहां पे थोड़ा सा लिमिटेड करना, दैट इज कंस्ट्रेन करना, और साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी को वहां पे थोड़ा सा और बढ़ाना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस इजराइल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. उसके मेन फीचर्स क्या रहे, तो पेंटागन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड द ऑपरेशन एज दिस ऑपरेशन फ्यूरी, इंडिकेटिंग अ मेजर ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री कैंपेन. तो पेंटागन जो कि यूएस का है वहां पे उसने उसका नाम दिया है. It conducted a jointly mission with Israel against the multiple targets in Iran. It included air and missile strikes, missile that strikes the targeting military infrastructure. It triggered the retaliatory responses and heightened the military alerts across the Middle East. साथ साथ it occurs amid the long-standing disputes over Iran's nuclear power program and the regional influence. मेन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट सिग्नल्स अ शार्प राइज इन द मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन इन द वेस्ट एशिया एंड रेजेस द रिस्क ऑफ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग द गल्फ स्टेट्स एंड अलायंस फोर्सेस. एंड द लास्ट टॉपिक इज अबाउट द मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल. तो अभी रिसेंटली ये जो ड्रोन अटैक्स वगैरह जो होते हैं या ईरान के द्वारा जो मिसाइल्स के अटैक्स किए जाते हैं ऑन इजराइल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस जोन हैज बिकम द हाइलाइट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे इजराइल की मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बातें होती है. एक मल्टी लेयर सिस्टम ऐसी है कि जहां पे एक एयर एंड मिसाइल डिफेंस का एक पूरा आर्किटेक्चर बनाया जाता है टू इंटरसेप्ट द एरियल थ्रेट्स. अगर हवा से कोई भी ऊपर की ओर से एटमोस्फियर में से अगर कोई भी थ्रेट आ रहा है तो उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होती है, जहां पे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे मिसाइल्स को तबाह करने की वहां पे एक पूरा आर्किटेक्चर वहां पे बनाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम. सो it is designed to intercept the aerial threats at different ranges, different altitudes and different flight phases. It combines the space or we can say long range interception, mid range missile defense as well as short range rocket protection and directed energy systems, and supported by the advanced radar and command networks. उसके अंदर अलग अलग सिस्टम क्या होती है, एक तो होती है एरो सिस्टम दैट इज लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस विच इज डेवलप्ड बाय इजराइल विद यूएसए कॉर्पोरेट कोऑपरेशन. एक तो उसके अंदर एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आती है. एरो 3 इंटरसेप्ट द मिसाइल्स आउटसाइड द एटमॉस्फेयर. एरो 3 जो है वो एटमॉस्फेयर के बाहर ही किसी मिसाइल को खत्म कर देता है, व्हाइल एरो 2 ऑपरेट्स विद इन द एटमॉस्फेयर. कि अगर एरो 3 वहां पे नाकामयाब रहता है और कोई मिसाइल अंदर की ओर आ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है, तो एरो 2 जो है वो उसको वहां पे संभालेगा. So it is designed mainly against the medium and long range ballistic missiles. Plus वहां पे एक वर्ड यूज होता है that is known as David Sling.
इसका मतलब क्या है? द मिड रेंज इंटरसेप्टर सिस्टम डिजाइन टू न्यूट्रलाइज द बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एज वेल एज एयरक्राफ्ट। जो मिडल रेंज वाली जो है वो इन सबको वहां पे न्यूट्रलाइज कर सकती है, यूजेस स्टनर इंटरसेप्टर विद हाई प्रिसीजन टारगेटिंग। अगर उससे भी कुछ आगे बढ़ता है तो वहां पे आ जाता है तीसरे नंबर पे, दैट इज आयरन डोम। इट्स अ शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल सिंस 2011। It intercepts the rocket, mortars as well as drones using the radar-guided Tamir interceptors and selectively engages only threats projects to hit to populated areas। सिर्फ उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस होता है जो populated area के ऊपर थ्रेट बनते हैं, तो उसको वहीं पे इंटरसेप्ट किया जाता है। The last is about iron beam, जो एक हाई एनर्जी लेसर डिफेंस सिस्टम है जो 2025 के बाद ही वहां पे मैदान में आई, और प्लस यूएसए ने वहां पे सप्लाई किया हुआ है थार्ड, दैट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम व्हिच इज डिप्लॉयड टू एनहांस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जहां पे थार्ड है, जहां पे आयरन बीम है, साथ के साथ वहां पे आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, और उसके भी ऊपर वहां पे पूरी एरो सिस्टम वहां पे बनी हुई है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम डेवलप बाय इजराइल। तो बस इसी के साथ आज के जो टॉपिक है उसको यहीं तक का रखेंगे, और ऐसे ही कुछ नए न्यूज के साथ वापस एक बार कल करेंगे शुरुआत। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आज का जो लेक्चर है उसको यहीं तक का आपने रखते हैं।